हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। और दोस्तों इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। और आज जो हम इसमें लेकर आए हैं पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, अर्थात सेकेंड वीडियो हम लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको चुंबक और चुंबकत्व के बारे में बताया था, ठीक है। और चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव क्या होता है और उसके कुछ विशेष गुण भी बताए थे मैंने, ठीक है। और मैंने वहां पर आपको बताया था चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताया था और उसकी कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण भी आपको मैंने बताए थे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हमने आपको किसी दंड चुंबक को जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाता है क्षेत्र के अंदर, तो चुंबक पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। और उस बल युग्म के आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक व्यंजक भी कराया था दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी एक विशाल चुंबक होती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी क्या पाया जाता है, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इसलिए कह सकते हैं हम कि पृथ्वी एक बहुत विशाल चुंबक है और पृथ्वी को एक विशाल चुंबक माना जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ये चुंबकत्व का गुण आया कहाँ से, ठीक है दोस्तों। और इसके प्रमाण क्या है कि पृथ्वी एक चुंबक है, ठीक है। इसके प्रमाण क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म हैं, आज उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल मनोज सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक हमारा अपना चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी, इन चैनलों को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक खुशी की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। तो चाह रहा था मैं आपसे शेयर करना। तो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत और हमारे इस आपसी प्रेम भाव की वजह से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी वजह से, ठीक है दोस्तों, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थात पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व पाया जाता है, कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, कैसे प्रूफ करेंगे दोस्तों, इसके प्रमाण क्या है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक मैग्नेटाइट नामक पदार्थ होता है और ये काला सा दिखने वाला एक पदार्थ होता है। इसमें बहुत सी लोहे की बनी छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित करने का गुण होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इस पदार्थ को चुंबक कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो गुण है जिसकी वजह से आकर्षित करता है दोस्तों, इस गुण को ही कहते हैं चुंबकत्व, अर्थात चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे से बनी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को ही कहते हैं चुंबकत्व, ठीक है दोस्तों। ऐसे पृथ्वी भी हमारा एक विशाल चुंबक है, अर्थात इसके अंदर भी चुंबकत्व पाया जाता है दोस्तों। कैसे प्रमाणित करेंगे हम, तो दोस्तों आप सभी ने एक जनरल सा एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी एक छड़ चुंबक को या दंड चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटका देते हैं दोस्तों, तो सदैव दंड चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है दोस्तों। ऐसा किस लिए होता है दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, अर्थात पृथ्वी के जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक के ध्रुवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण सदैव चुंबक
उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है दोस्तों। तो ये इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर भी अपना एक चुंबकत्व होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है दोस्तों। और दूसरा प्रमाण क्या है दोस्तों, अगर आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो तो आप करके देखना। अगर हम बहुत लंबे टाइम के लिए किसी लोहे से बनी कील को हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए पृथ्वी के अंदर गाड़ दें दोस्तों, और कोशिश करें कि उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ें। ठीक है दोस्तों, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ही गाड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब हम किसी लोहे से बनी कील को, ठीक है, या लोहे से बनी कोई चीज़ हो सकती है, कील को, छड़ी को, ठीक है दोस्तों, जब हम पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, तो उसके बाद जब उसको आप निकाल के देखेंगे काफ़ी लंबे टाइम के बाद, तो उसमें भी छोटे छोटे लोहे से बने टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व पाया जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, चुंबकत्व गुण होता है, अर्थात पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना समझ में आया है तो हम बात कर लेते हैं इससे आगे के टॉपिक की। आगे लेते हैं हम इसमें दोस्तों, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, पृथ्वी है। मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म को क्लियर करेंगे। क्या क्या टर्म आते हैं जरा सुन लीजिए दोस्तों। यहां हम बात करेंगे भौगोलिक। पहला टर्म जो हम क्लियर करेंगे इसमें है भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष। फिर हम देखेंगे, बात करेंगे भौगोलिक निरक्ष के बारे में, भौगोलिक निरक्ष के बारे में। ठीक है दोस्तों, और भौगोलिक अक्ष और भौगोलिक निरक्ष के साथ साथ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, फिर हम बात करेंगे भौगोलिक पूर्व और भौगोलिक दक्षिण पश्चिम, भौगोलिक पश्चिम। दोस्तों हम इतने टर्मों को लेते हैं पहले हम। तो सबसे पहले हम भौगोलिक अक्ष के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है भौगोलिक अक्ष दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं सूर्य जो होता है, सूर्य देवता यानी सूरज, ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा सूर्य ऐसा माना जाता है, ऐसी अवधारणा है हमारी, ठीक है, पुराने टाइम से चली आ रही कि सूर्य जो उगता है दोस्तों वो सदैव पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ चलेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्य जो होता है सदैव पूर्व दिशा से निकलता है, तो ये है पूर्व दिशा, और जो छिपेगा वो कहाँ छिपेगा दोस्तों? जाकर के पश्चिम में होगा। तो इसके विपरीत क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके ठीक ऊपर जो होगा सामने की तरफ वो होगा हमारा उत्तर, और ये होगा दोस्तों इसके ठीक नीचे की तरफ दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों इस तरीके से हमने सूर्य देवता के हिसाब से यानी सूरज के हिसाब से हमने पता लगाया कि पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है। दोस्तों यदि मान लीजिए मैं ये मान के चलूं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम अक्सर जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से ही उगता है और पश्चिम दिशा में जाकर के अस्त हो जाता है, तो ठीक इसके ऊपर क्या होगा? उत्तर, और ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। तो इस तरीके से हमने सूरज के हिसाब से पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण को यहाँ पर मार्क कर लिया है दोस्तों, और लिख दिया है हमने कि कहाँ पूर्व है, कहाँ पश्चिम, कहाँ उत्तर और कहाँ दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा भौगोलिक अक्ष। क्या है भौगोलिक अक्ष? दोस्तों हम क्या करेंगे, उत्तर और दक्षिण से मिलाने वाली एक अक्ष खींच देते हैं, उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली एक अक्ष खींच देते हैं दोस्तों, ये रही। तो एक ऐसी अक्ष मैंने खींच दी जो सूरज के हिसाब से जो हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लगाए हैं दोस्तों, उत्तर और दक्षिण को मिलाती हुई मैंने एक अक्ष खींच दी है दोस्तों। इस अक्ष को ही कहते हैं हम भौगोलिक अक्ष। आई थिंक आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा
कि भौगोलिक अक्ष क्या होती है। तो दोस्तों ये जो है यही है हमारी भौगोलिक, मैं लिख देता हूं यहां पर भौगोलिक अक्ष। आई थिंक आपको भौगोलिक अक्ष समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर निरक्ष क्या है? यदि आप इसके लंबवत एक अक्ष खींच देते हैं जो कि पश्चिम और पूर्व पश्चिम से होकर जाती है दोस्तों, जैसे कि ये हो गई, तो दोस्तों यही हो जाएगी आपकी भौगोलिक निरक्ष। तो ये क्या दोस्तों? यही आपकी भौगोलिक निरक्ष। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी खींच सकते हैं क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक ठोस गोला है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बना सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों यही है हमारा भौगोलिक निरक्ष। तो आई थिंक आपको दो टर्म क्लियर होंगे, भौगोलिक अक्ष क्या होती है, भौगोलिक निरक्ष क्या होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना क्लियर है तो चलिए मैं आगे की तरफ कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं भौगोलिक उत्तर क्या है दोस्तों। इसमें भौगोलिक उत्तर समझते हैं दोस्तों। अगर ये हमारी भौगोलिक अक्ष है और ये भौगोलिक निरक्ष है, तो इसका जो पूर्व है, ये पूर्व, इसी को कहेंगे भौगोलिक पूर्व, और ये हो जाएगा फिर भौगोलिक पश्चिम। इसी प्रकार से दोस्तों ये हो गया भौगोलिक उत्तर और ये है भौगोलिक दक्षिण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भौगोलिक पूर्व हो गया, ठीक है, ये है हमारा भौगोलिक, मैं लिख दिया भौगोलिक पश्चिम, भौगोलिक पश्चिम ये हो जाएगा, ये भौगोलिक उत्तर हो गया और ये भौगोलिक दक्षिण हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आई थिंक आपको ये चारों टर्म क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चारों ये और दो ये, आज 6 टर्म आपको क्लियर हो गए। आई थिंक मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी दिक्कत आ रही होगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष क्या होते हैं दोस्तों। दो टर्म आते हैं हमारे पास, चुंबकीय अक्ष, अगला आता है इसमें चुंबकीय अक्ष, और एक आता है दोस्तों इसमें चुंबकीय निरक्ष। अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसमें दो चुंबकीय यानी कि दो अक्ष होती हैं, दो ही निरक्ष होती हैं, एक भौगोलिक अक्ष और एक चुंबकीय अक्ष। ऐसे ही ज्यादातर स्टूडेंट भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी हमारे चुंबकीय पूर्व, चुंबकीय पश्चिम, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, ऐसे हमारे चुंबकीय भी होते हैं, यानी कि एक भौगोलिक के हिसाब से, यानी ज्योग्राफी के हिसाब से, और एक चुंबक के हिसाब से। तो दोस्तों इन सभी टर्म में ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं इस कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो देखिए, आइए हम समझते हैं ये दो क्यों हो जाते हैं। दोस्तों यहां हम क्या देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए यहां पर मैंने किसी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो दोस्तों कभी भी चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक उत्तर की तरफ नहीं रहता है। इसी प्रकार से चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर नहीं होता है, ठीक दक्षिण की ओर नहीं रहता है दोस्तों। ये थोड़ा सा हटके होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने छड़ चुंबक को लटका दिया दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, जब छड़ चुंबक को लटकाया जाएगा दोस्तों इस तरीके से, तो ये जो रुकेगी, ठीक ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक उत्तरी ध्रुव, तो ये भौगोलिक उत्तर की तरफ ऐसे नहीं रहता है कभी भी, और दक्षिण ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की तरफ नहीं रहता दोस्तों। ये थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है। जब स्वतंत्र पूर्व को इसको लटका देते हैं तो ये इस दिशा में आकर के ऐसे रुकता है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है, ठीक भौगोलिक अक्ष के संपाती न रहकर थोड़ा सा कुछ एंगल से हटके रहता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, उत्तरी ध्रुव आपका चुंबक का यहाँ रहेगा और दक्षिणी ध्रुव चुंबक का यहाँ रहता है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण से थोड़ा सा क्या हो गए, हटके आते हैं चुंबक के दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर चुंबकीय पूर्व, चुंबकीय पश्चिम, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण हमारे क्या हो जाते हैं, भौगोलिक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से कुछ अलग आते हैं दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर
स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भौगोलिक अक्ष, ठीक है, और फिर चुंबकीय अक्ष, ये दो टर्म आते हैं, दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझने में बड़ी समस्या आती है दोस्तों। तो अब हम अपनी आज की इस वीडियो में इन सभी टर्मों को बिल्कुल एकदम क्लियर कर देंगे ताकि आपको कोई समस्या ना रहे, बहुत आराम से समझ में आएगा दोस्तों, बस बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाला हमने एक अक्ष खींच दिया दोस्तों। अगर मैं इस अक्ष को खींच दूं यहाँ से, ये अक्ष खींच दिया दोस्तों मैंने, उत्तर और दक्षिण को मिलाता हुआ अक्ष। तो दोस्तों ये जो अक्ष होगा ना, ये चुंबकीय अक्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय अक्ष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है दोस्तों। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसके लंबवत में, इसके लंबवत एक और अक्ष खींच दूं मैं, तो ये जो अक्ष होगा दोस्तों, ये हमारा भौगोलिक, ये हमारा चुंबकीय निरक्ष होगा। ये चुंबकीय अक्ष और इसके लंबवत दूसरा जो अक्ष खींचा जाएगा दोस्तों, ये सदैव चुंबकीय निरक्ष को निरूपित करता है। तो आई थिंक आपको चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष क्लियर हुए होंगे। इसी हिसाब से दोस्तों अब ये मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट, यानी ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है दोस्तों। तो यहाँ पर चुंबक के हिसाब से, ये तो सूरज के हिसाब से थे, इसलिए इनको कहा भौगोलिक पूर्व, भौगोलिक पश्चिम, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण। इसी हिसाब से अब हमने चुंबक के हिसाब से ले रहे हैं दोस्तों। ये जो है आपके, ये चुंबक के हिसाब से आगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसीलिए दोस्तों इनको कहा जाता है चुंबकीय पूर्व, चुंबकीय पश्चिम, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। और ये चुंबकीय अक्ष, ये चुंबकीय अक्ष है और ये चुंबकीय निरक्ष है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये सारे टर्म क्लियर हुए होंगे दोस्तों। हमारे इस वीडियो में आज आपके कुछ टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों। इतना अगर आपको समझ में आता है तो हम लेते हैं आगे के नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर अब मैं बात जो कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, यानी मैंने पृथ्वी को दिखाया है दोस्तों। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो है ये भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। ठीक है दोस्तों, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण है। अब यहां पर चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण कहाँ आएंगे दोस्तों? वो थोड़ा सा हटके आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। चुंबकीय उत्तर है और ये चुंबकीय दक्षिण मान लीजिए ये है, ठीक है दोस्तों। ये चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण आ गए दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, एक टर्म आता है चुंबकीय याम्योत्तर, एक आता है पहले भौगोलिक, भौगोलिक याम्योत्तर, और दोस्तों एक टर्म आता है चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। ये दो टर्म आते हैं, इन दोनों टर्मों को समझते हैं हम। तो सर यहां पर मैंने दो मैंने प्लेन लिए हैं दोस्तों। प्लेन मतलब दो पृष्ठ। देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, पहले भौगोलिक याम्योत्तर की बात करते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर क्या होती है दोस्तों? बहुत ही बिल्कुल एकदम क्लियर समझना है आपको, बहुत आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। ये जो मैंने दो प्रश्न लिए हैं, ये समझाने के लिए मैंने आपको भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर को समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है। बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये कहां से होकर गुजर रहा है? ये भौगोलिक अक्ष से होकर गुजर रहा है, अर्थात भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण से होकर गुजरने वाला पृष्ठ है दोस्तों। ये रहा, तो ये जो पृष्ठ होगा दोस्तों, इसी को कहेंगे हम भौगोलिक याम्योत्तर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या है भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण से होकर गुजरने वाला जो प्लेन होता है, जो पृष्ठ होता है दोस्तों, उसी को कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय याम्योत्तर की। ये कौन सा है? चुंबकीय याम्योत्तर क्या है दोस्तों? ये चुंबक का उत्तर और चुंबक का दक्षिण है। अब इससे होकर जाने वाले, यानी कि
चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला मैंने एक पृष्ठ लिया है दोस्तों, और ये रहा हमारा पृष्ठ, और ये जा रहा है हमारा चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण से होकर के। तो दोस्तों ये जो पृष्ठ होगा दोस्तों, यही होगा हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर में क्या अंतर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इनके बीच में जो दोस्तों ये कोण होता है, इनके बीच में बना कोण देखिए कैसे, जैसे दोनों को एक साथ दिखा रहा हूं मैं, कैसे लेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। ये है हमारा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मैं इसको सीधा कर दूं। चलिए मैं इसको डबल कर देता हूं ताकि ये मुड़े नहीं दोस्तों। इसको भी मैं डबल कर लेता हूं ताकि ये मिले नहीं, मुड़े नहीं, और आपको अच्छा समझ आए। देखिए दोस्तों, अब यहां से ये मुड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, ये है भौगोलिक याम्योत्तर, और दोस्तों ये जो है ये हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ये अब आप देख रहे हैं इनके बीच में कुछ कोण बन रहा है दोस्तों, ठीक से देखिए ध्यान से, ये ऐसे करके इनके बीच में क्या आएगा, दोनों पृष्ठों के बीच में एक कोण आएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए ये इसमें से क्या हो रहा, क्रॉस हो रहा, मतलब इसके आर पार जा रहा हो, इस तरीके से क्रॉस हो, तो इसके अंदर से होकर ये गुजर रहा है, तो ये कैसे हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर इनके बीच में जो बना कोण होगा दोस्तों, यही होगा हमारा दिक्पात का कोण। ये रहा इनके बीच में बना कोण दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण आता है दोस्तों, कौन सा कोण, ये वाला कोण। इस कोण को ही कहेंगे दोस्तों हम, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आपको, मैं इसको दूसरे मार्कर से लिखता हूं। क्या होगा दोस्तों, ये दिक्पात का कोण। आई थिंक आपको दिक्पात का कोण समझ में आया होगा कि क्या होता है दिक्पात का कोण। मैंने यहां पर दोस्तों अब आपको क्या समझा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बताया, उसके प्रमाण के बारे में बताया कि आखिर पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है। ठीक है, और कैसे हम प्रूव करेंगे, क्या प्रमाण है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने जो बताया आपको, वो बताया है भौगोलिक अक्ष बताया, फिर उसके बाद हमने आपको भौगोलिक निरक्ष बताया, फिर भौगोलिक उत्तर बताया, भौगोलिक दक्षिण बताया, भौगोलिक पूर्व और भौगोलिक पश्चिम। ठीक इसी तरीके से फिर हमने आपके एक दंड चुंबक को, यानी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया धागे से बांध करके। तो वहां से हमारे उत्तर और दक्षिण यानी कि चुंबकीय ध्रुव हमारे अलग आ गए। ये उत्तर और दक्षिण जो होते हैं ये क्या होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं दोस्तों। और चुंबकीय ध्रुव के हिसाब से हमने आपको चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष बताई, और फिर हमने आपको बताया कि चुंबकीय पूर्व इसे कहेंगे, इसे चुंबकीय पश्चिम, इसे चुंबकीय उत्तर, इसे चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय पूर्व और चुंबकीय पश्चिम कहते हैं। तो इतना समझाने के बाद फिर हमने आपको बताया दोस्तों कि भौगोलिक याम्योत्तर क्या होती है और चुंबकीय याम्योत्तर क्या होती है। ठीक है, और इनके बीच में जो बना कोण होता है दोस्तों, उसी को कहते हैं दिक्पात का कोण। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको आज के इस वीडियो में इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको ये इतना समझ में आया है तो अब हम बात कर लेते हैं नति कोण की। ये नति कोण क्या होता है, अब हम समझेंगे इस चीज को। नति कोण, नति कोण, इसका दूसरा नाम नमन कोण भी होता है। तो नति कोण या नमन कोण बात एक ही है, तो ध्यान रखना इस चीज को। नति कोण को नमन कोण के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं नति और नमन। दोस्तों यहां आपको नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है नति या नमन। नति का मतलब होता है झुकना, इसी प्रकार से नमन, नमन का मतलब भी होता है झुकना। ठीक है, तो नति कोण, नमन कोण मतलब झुकाव वाला कोण, यानी कहीं एक स्थान होगा जहां पर हम नति कोण या नमन कोण निकाला करेंगे। आइए समझते हैं नति कोण यानी कि नमन कोण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक पृथ्वी है दोस्तों। क्या है, हमने एक पृथ्वी, ये मान लिया है कि ये क्या है, पृथ्वी है।
ये एक पृथ्वी है मान लिया हमने, और इस पृथ्वी में मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये जो होगा दोस्तों, ये चुंबकीय भौगोलिक अक्ष होगा। ये क्या होगा? भौगोलिक अक्ष होगा ये, ठीक है। और ये जो होगा यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव होंगे, यहाँ पर चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। और ये जो होगा ये होगा हमारा चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। इतना मैंने आपको बता रखा है, तो आई थिंक आपको यहां समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर मान लीजिए हम यहां अब किसी एक दंड चुंबक को ले, दंड चुंबक नहीं, चुंबकीय सुई की हम बात कर रहे हैं। क्या है ये? ऑलरेडी है दंड चुंबक होगी, क्योंकि उसी के हिसाब से हमने नॉर्थ और साउथ निकाले हैं, इसके चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय ध्रुव निकाले हैं हमने यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक चुंबकीय सुई लूँ, देखिए चुंबकीय सुई कैसी होती है, आपने देखा होगा। चुंबकीय सुई जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये बीच में से यहाँ पर बीच में ये इस तरीके से फिक्स रहती है, और इसमें एक एरो होता है इस तरीके से, और ये बीच में से क्या होती है? फिक्स रहती है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ये बीच में फिक्स होती है यहाँ से ऐसे, और ये इधर ऐसे घूम सकती है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र में ये इस प्रकार से घूम सकती है। तो इसका जो एरो होता है, ठीक है, इसका एरो सदैव पूर्व दिशा की उत्तर दिशा को, यानी उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है। और ये जो इसका टेल है दोस्तों, ये सदैव साउथ, यानी कि ये उत्तर और ये हो गया दक्षिण, साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है। तो अगर मान लीजिए ये चुंबकीय सुई जिधर को घूम जाती है उधर आपका उत्तर हो जाता है, और सदैव इसका टेल जो रहता है वो दक्षिण की ओर रहता है। यानी किसी स्थान पर मान लीजिए ये एरो जिधर को पॉइंट करेगा वहां आप समझ जाइए कि उत्तरी ध्रुव होगा चुंबक का, इसीलिए ये उधर की दिशा में इसका एरो है, ठीक है। और टेल जिस दिशा में रहेगी वो क्या रहेगा? दक्षिण रहेगा, यानी कि साउथ रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं चुंबकीय सुई, क्योंकि ये जो विक्षेपित होती है दोस्तों केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित हो सकती है, अन्यथा ये विक्षेपित नहीं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये विक्षेपित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसकी सहायता से हम किसी भी चुंबक के चारों चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए अब इस चुंबक, यहाँ पर दंड चुंबक है जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में रुकी होगी, ठहरी होगी, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चुंबकीय, ठीक है, बल रेखाएं खींचना चाहूँ तो कैसे होगी? तो यहाँ से जब बल रेखाएं खींच जाएंगी तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। यहाँ पर चुंबकीय सुई जो होगी कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगी, यहाँ इस स्थान पर चुंबकीय सुई इस प्रकार से होगी दोस्तों, और यहाँ पर इस प्रकार से हो गई है। और दोस्तों इस स्थान पर आकर के बिल्कुल कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है। कैसे हो जाती है? बिल्कुल खड़ी हो जाती है। चुंबकीय सुई कैसे हो जाती है? बिल्कुल 90 के एंगल पर खड़ी हो जाती है। देखिए कैसे, ऐसे चलेगी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। जैसे इस स्थान पर आएगी ये बिल्कुल इस तरीके से क्या हो जाएगी? लंबवत खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। यानी कि अब आपको ना आगे जाना ना पीछे जाना है, तो आपको यहीं रुक जाना है। यानी कि क्या होगा? ये उत्तर हो जाएगा और ये हो जाएगा दक्षिण। और जब हम पीछे की तरफ देखते हैं इसको, तो पीछे की तरफ भी कुछ इस तरीके से इसका व्यवहार होता है। और दोस्तों इस स्थान पर क्या हो जाती है? ये बिल्कुल ऐसे हो जाती है, ऐसे। तो इस स्थान पर भी क्या है? देखिए ये बिल्कुल क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है, इस तरीके से 90 डिग्री कोण पर आ जाती है, इस तरीके से हो जाती है। तो कैसे हो जाएगी? इधर से बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे घूमना स्टार्ट करेगी, और ये घूमते 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 और यहाँ आकर के बिल्कुल इस तरीके से पृष्ठ के लंबवत हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके चारों ओर
इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींच दी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो कैसे हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए आप, जब मैं इस स्थान पर बात करूँ, इस स्थान पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, नति कोण को मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नति कोण यानी कि नमन कोण को हम कैसे समझेंगे। देखिए अगर इस स्थान पर बात करूँ, देखिए ये क्या है, पृष्ठ, पृथ्वी का पृष्ठ कैसे है, इस तरीके से है, और ठीक इसके समांतर आ रहा है हमारा, ठीक है, जो चुंबकीय सुई है वो भी क्या है, इसके बिल्कुल समांतर है, यहाँ पर पृष्ठ के समांतर। इसी प्रकार से इस स्थान पर देखिए ये भी क्या है, समांतर है। यहाँ इस स्थान पर भी देखिए आप कैसा है, ये समांतर है। चुंबकीय सुई कैसे आ रही है, पृष्ठ के समांतर। दोस्तों इस स्थान पर देखिए आप, यहाँ से हल्का सा ये घूम जाएगी, इस तरीके से घूम जाएगी, थोड़ा सा ऐसा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इनके बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन गया। पृष्ठ तो है आपका ऐसे, और ये है इसका इस तरीके से, और यहाँ पर आकर क्या हो गया, लंबवत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, मैं यहाँ पर एक बार और बनाता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर और क्लियर समझ में आएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा किस तरीके से हो गया, इस तरीके से झुक गया ये, ठीक है। और पृष्ठ कैसे है आपका, पृष्ठ है कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में ये पृष्ठ इस प्रकार से है, ठीक है, और चुंबकीय सुई इसकी इस प्रकार से है। तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है दोस्तों, ये क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। यहाँ पर इनके बीच में क्या है, एक झुकाव है, यानी पृथ्वी की सतह और चुंबकीय बल रेखा की दिशा को अगर हम देखें तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक छोटा सा कोण बन के आ रहा है यहाँ पर। इस कोण को ही बोलते हैं हम नति कोण, यानी कि नमन कोण, अर्थात ये क्या है, एक झुकाव उत्पन्न हो गया यहाँ पर। तो इस झुकाव को ही कहते हैं नति कोण या नमन कोण, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या है यहाँ पर, दोबारा समझें, इस तरीके से देखिए आप इसको, जिस तरीके से इसकी सतह है, ठीक सतह के समांतर है, ठीक है, चुंबकीय सुई, और यहाँ भी सतह के समांतर चुंबकीय सुई, और यहाँ पर आकर के थोड़ा सा इस सतह में और चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, चुंबकीय सुई और पृथ्वी की सतह के बीच में कुछ एंगल बन जाता है। इस एंगल को ही बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको बिल्कुल चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी। तो इसको बोलते हैं नति कोण या नमन कोण, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों यहाँ समझते हैं हम, यहाँ समझेंगे हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चित्र में दिखाया है, ये जो है ये क्या है, ये चुंबकीय याम्योत्तर है, और इसके ठीक मैंने कुछ अल्फा कोण पर क्या दिखाया, मैंने भौगोलिक याम्योत्तर दिखाया। और जैसा कि हम जानते हैं भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण होता है दोस्तों, ये अल्फा, इसी को कहते हैं हम दिक्पात का कोण, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और दोस्तों हम एक चीज़ और जानते हैं, मान लीजिए कोई चुंबकीय सुई है जो कि मैंने इसके गुरुत्व से बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई है मैंने दोस्तों, ठीक है। यानी कह सकते हैं एक चुंबकीय सुई है, ठीक है, इसको मैंने धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक इस चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया दोस्तों। और इतना आप याद रखेंगे, कभी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक जब लटकाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो यह सदैव चुंबकीय निरक्ष पर ही क्षैतिज ठहर सकती है। बाकी अन्य सभी स्थानों पर यह चुंबकीय सुई कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए ठहरती है। केवल चुंबकीय निरक्ष पर ही क्षैतिज ठहरती है, अन्यथा हर जगह प्रत्येक स्थान पर यह कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए ही ठहरती है। और दोस्तों यहाँ जो मैंने एंगल लिया है वो क्या ले लिया है, थीटा कोण ले लिया है। मान लीजिए ये कितना है, थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ये हमारी चुंबकीय सुई है, और ये मैंने एरो दिखाया है, चुंबकीय सुई है दोस्तों ये, ठीक है, चुंबकीय सुई है ये, और ये कैसे क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो दोस्तों ये जो हो जाएगा, इसके दो घटक कर दीजिए, चुंबकीय सुई के दो घटक, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा ये घटक। तो दो घटक हो गए इसके, ठीक है। ये जो घटक होगा ये हो जाएगा हमारा, इसे बोलेंगे हम BH। BH का मतलब है क्षैतिज घटक, यानी हॉरिजेंटल,
ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने बना दिया H यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा BH चुंबक का क्षैतिज घटक। और दोस्तों चुंबक का क्षैतिज घटक BH जो होता है, ठीक है, इसका मान कितना होता है, ये हो जाएगा B cos थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा कोण बना रखा है यहाँ से, तो ये हम जानते हैं क्षैतिज घटक के साथ हमेशा कॉस आता है। और जो ये जो हो जाएगा ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये BY हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Y, यानी कि वर्टिकल, या BV कर देते हैं इसको, V फॉर वर्टिकल, BV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BV, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इसका। ठीक है, तो चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने BV लिया है। और दोस्तों हम जानते हैं जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा BV, इसको हम क्या लिखेंगे, B sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सदैव जो हमारा जो ऊर्ध्वाधर घटक आता है उसके साथ साइन आता है, साइन थीटा आता है। इतना आपको पता है, घटक कैसे होते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, काफ़ी डेरिवेशन में आपने घटक किए होंगे, तो आपको वहाँ से याद होगा, तो यहाँ बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। और अब हम एक काम कर देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, जब हम यहाँ से भाग कर देंगे तो क्या होगा, यानी BV/BH क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा B sin थीटा/B cos थीटा। और यहाँ से B से B खत्म हो जाएगा, यानी कि BV/BH जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा sin/cos tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ, थीटा, तो दोस्तों ये tan है, इधर जाकर tan इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स BV/BH। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थीटा निकाल देते हैं, अर्थात ये कोण थीटा हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जो इसमें टर्म हुआ करते हैं वो डबल हुआ करते हैं, एक भौगोलिक और एक चुंबकीय। ठीक है, तो इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी समस्या होती है समझने में। तो मैंने कोशिश की है बिल्कुल आसान तरीके से हर चीज़ को प्रॉपर फिगर से समझाने की। तो काफ़ी मेहनत की है हमने आज की इस वीडियो में दोस्तों, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो बिना देर के हुए अभी एकदम जस्ट अभी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं दोस्तों, इससे आगे के अगले टर्म हम लेकर आएंगे, उनमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, उन टॉपिकों को समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो उनको लेकर आऊँगा मैं एक बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो बन रही है हमारे साथ मनोज सर चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।